तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। अभी मैंने सुना कि मैथ्स वाले सर आप सभी को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे थे क्लास के एंड में कि आप सभी के पास समय मरने का नहीं, एग्जाम देने का। तो आप सबको अपनी प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई करना है। समझ रहे हो सब? बहुत हाई करना है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, बहुत शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ, तो कोई रीजन जरूर होगा कि सर हर क्लास में क्यों बोल देते हो आके, और क्लास की शुरुआत में ही क्यों बोलते हो, एंड में क्यों नहीं बोलते जाते वक्त। तो आप सभी के पास अब तो कितने बचे हैं अप्रोक्स, मैं मान रहा हूँ क्योंकि जून का महीना अपना एंड हो गया। आज आज क्या तारीख है? 29 है आज, कल लास्ट दिन है जून का। तो आपके पास जुलाई और अगस्त है बस। सितंबर तो छोड़ दो, जुलाई अगस्त 2 महीने, 60 दिन। तो 60 दिन के हिसाब से आपके पास मिनिमम 10 घंटे घर पे बैठ जाओ, प्यार से प्रेम से 10 घंटे रोज बैठो। मुझे पता है 8 घंटे के ऊपर, 7 के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं गारंटी बोलता हूँ नामुमकिन नहीं होता। बोलो होता है क्या? करो कोशिश, बैठो। 10 बोलोगे तो 8 का कम से कम आउटपुट दे दोगे। इतने का आउटपुट दे दो, आपका एग्जाम क्लियर है। थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाओगे तो भूल जाओ। ठीक है, साथ में बोल रहा हूँ। ओके, हम लोग मार्केट कर रहे थे, कुछ रिवाइज करा देता हूँ क्या पढ़ा है हमने मार्केट के अंदर। अच्छा, 3 यूनिट में ये मार्केट का टॉपिक हमारा कवर होगा। 3 टोटल टोटल नंबर ऑफ यूनिट होंगे, और तीनों ही यूनिट बड़े अच्छे यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है। सबसे पहला है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट। तो आज की मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, यूनिट नंबर 1। मार्केट क्या होता है और मार्केट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मेरे बच्चे, मार्केट जो है हमारे 4 अलग अलग नामों की होती है, सबको पता है। अभी मैं डिटेल भी दूंगा, और इनकी और डिटेल यूनिट नंबर 3 के अंदर आएगी, बहुत डिटेल में। एक होता है मेरा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक होता है मेरा मोनोपोली, एक होता है मेरा मोनोपोलिस्टिक, और एक होता है मेरा क्या, ओलिगोपोली मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट्स एंड बार्गेन विद ईच अदर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यही बताया था पिछली क्लास में। फिर हम लोगों ने बताया कि मार्केट के एलिमेंट क्या होते हैं। भाई बायर और सेलर होता है मार्केट में, प्रोडक्ट और सर्विस होता है, प्राइस के लिए क्या करता है, और भाई मार्केट कंडीशन की क्या होनी चाहिए आपको, नॉलेज, एंड वन प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस एट ए गिवन। एक प्राइस सेट किया जाता है, बार्गेन करने के बाद दोनों के दोनों बायर और सेलर किसी एक प्राइस पर बैठकर एग्री करते हैं। इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, मार्केट। अब मार्केट को मैंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया किया था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन भी किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस किया, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपटीशन किया। ज्योग्राफिकल हो गया था हमारा, एक लोकल मार्केट होता है, एक मेरा क्या होता है, रीजनल मार्केट, एक नेशनल और एक लोकल सबसे छोटा, फिर एक रीजन, फिर नेशनल, और फिर इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, एक वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक तो कैश मार्केट होता है, एक फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मतलब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट में। आज जैसे मान लो आज फॉरेन एक्सचेंज की कीमत 84 रुपीज है $1 के प्रति। $1 के बदले में कितना देना है, 84। तो मेरा जो सेलर है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, सॉरी यूएस में बैठा हुआ है, तो मैं उससे आज एग्रीमेंट कर रहा हूं इंडिया से बैठकर, बट माल की डिलीवरी होनी है नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ रेट 84 से कम भी हो सकता है, और तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। आ गया समझ? ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, एक रेगुलेटेड होती है और एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, और एक वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होलसेल, और एक ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। 4 मार्केट होती है,
जिसको दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, एक को बोलते हैं आप प्योर कंपटीशन मार्केट। प्योर कंपटीशन का मतलब होता है क्या? परफेक्ट कंपटीशन। और एक होता है मेरा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट में तीन होते हैं, और परफेक्ट का तो एक ही नाम ही है, परफेक्ट कंपटीशन। और इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक होता है मोनोपोली और आज भी थोड़ी बहुत इनकी बातें होगी, मतलब ये इसकी बात होती रहेगी। अभी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 में बहुत बातें हैं इसकी। यूनिट 3 तो डिटेल में है, बिल्कुल इन डेप्थ, सबका इन डेप्थ है। सबसे अच्छा और स्ट्रॉन्ग यूनिट 3 है। यूनिट 1 और 2 बहुत बेसिक है बच्चों वाला। आज वो TRAR MR कराऊंगा आपको। तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास को हमारा शुरू हम लोग करते हैं। आज की क्लास बहुत आसान क्लास है। यूनिट 1 और यूनिट 2 चैप्टर नंबर 4 ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का बहुत आसान है। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको थोड़ा बहुत समझने का जो है वो रहता है। ठीक है, कर दें शुरू। तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर कहता है, फॉर ए कंज्यूमर ए मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज फर्म फ्रॉम विच ही कैन बाय अ वेल डिफाइंड प्रोडक्ट। कंज्यूमर के लिए मार्केट मतलब वो जगह जहां से वो वेल डिफाइंड प्रोडक्ट खरीद सकता है। चश्मा कहां से लाया था? घर के पास वाली दुकान से तेरे को अच्छा चश्मा मिला होगा, गया होगा, तेरे लिए वही जगह मार्केट है। कुछ बंदे लेंस कार्ड गए, कुछ किसी लोकल शॉप से ले आए, सबकी अपनी अपनी सुटेबिलिटी है। अब प्रोड्यूसर के लिए क्या करना है? तो फॉर ए प्रोड्यूसर a market consists of those buyers to whom he can sell a single well defined, जिसको वो कस्टमर को बेच पाए, वो मार्केट है प्रोड्यूसर के लिए। इफ अ फर्म नोज प्रिसाइजली द डिमांड कर्व इट फेसेस, इट वुड नो इट्स पोटेंशियल रेवेन्यू। अब एक बताओ, मार्केट में ऐसा थोड़ी कोई कस्टमर आया मन चाहे दाम पर कुछ भी बेच दो। ना तो कम में बेच सकते हो और ना तो दोनों ही जगह फंस जाओगे। और मार्केट में प्राइस जो है वो सेट क्या होता है, कैसे सेट होता है? प्राइस मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे, फोर्सेस पे डिपेंड होता है ज्यादातर। तो जब तक आपको मार्केट की डिमांड सप्लाई के फोर्सेस ना पता हो, आप अपना प्राइस रख पाओगे क्या? ये गोल्ड क्यों इतना महंगा है? मार्केट की डिमांड सप्लाई पे है ना। और माचिस इतनी सस्ती क्यों है? इफ इट ऑल्सो नोज इट कॉस्ट, it can readily discover the profit that would be associated with different level of output, and therefore can choose the output level that maximize the। ये सब कुछ हमने प्रोडक्शन कॉस्ट में पढ़ लिया कि कहाँ प्रोडक्शन है कहाँ कॉस्ट है, इसीलिए तो सीक्वेंशियल पढ़ा रहे हैं आपको। देखो, काम वही करोगे जिसकी डिमांड है, और डिमांड होगी तो तुम क्या करोगे? सप्लाई। क्यों करोगे सप्लाई? ताकि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेकर आ जाए। सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करते वक्त कॉस्ट की चिंता करनी पड़ेगी, कॉस्ट होने के बाद बेचोगे कहाँ? ये सीक्वेंशियल है। सारे चैप्टर पढ़े ना हमने ये। बट सपोज द फर्म नोज इट्स ओन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द मार्केट डिमांड कर्व फॉर द प्रोडक्ट बट डज नॉट नो इट्स ओन डिमांड कर्व। जैसे फर्म को मार्केट का डिमांड कर्व पता है, ये तो सप्लाई होगी, लेकिन अपना डिमांड कर्व उसको नहीं पता, उसका ऐसा है या उसका ऐसा है या उसका ऐसा है। ऐसा मतलब नो डिमांड, डिमांड ना तो बढ़ रही है ना तो, या इसका ऐसा है बहुत बढ़ रही है, या बिल्कुल बराबर है। ये पांचों पढ़े थे हमने। यूनिट इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक,
मोर देन यूनिट इलास्टिक, लेस देन यूनिट इलास्टिक। याद आ रहा है? आ भी रहा है? अभी है करे यार, ठीक है। तो भाई ये भी तो मुझे, मेरा भी तो पता होना चाहिए। पता चला मार्केट में तो अच्छी खासी डिमांड है पर मेरे पास कोई नहीं आ रहा, तो फिर ये गड़बड़ है ना? तो मुझे मेरा पता होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इट डज नॉट नो इट्स ओन टोटल सेल्स। तुम्हें अपनी टोटल सेल पता नहीं, तुम गए इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, तेरे पास कितना, वो तो नहीं, वो तो देखेंगे। तो तू यहाँ ऐसे ही तैसे कराने आया। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस द फर्म नीड्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो सुनो सारे क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी कॉम्पिटिटर आर देयर इन द मार्केट सेलिंग सिमिलर। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि एयर कंडीशन का मार्केट शेयर जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है। तो देखो ना बेच कितने लोग रहे हैं, एक बंदा बेच रहा है, तो टक्कर देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही बंदा है तो उसके कई सारे लूप होल्स भी होंगे, और मैं उन्हीं लूप होल्स पे काम करके ऑल वेल। इफ वन फर्म चेंज इट्स प्राइस, विल इट्स मार्केट शेयर चेंज? If it reduce its price, will it firm follow it or not? And there are many other related questions that need to be answered. ऐसे थोड़ी आप बिजनेस करोगे किसी मार्केट में बैठ के जब तक आपको कॉम्पिटिटर की नॉलेज नहीं। डन है भाई? आंसर टू क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। हाँ भाई, अब इसके आंसर्स भी अलग अलग होते हैं, ये भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज ओनली वन फर्म इन द मार्केट, जैसे मैंने एयर कंडीशन बोला, एयर कंडीशन की मान लो एक ही फर्म है मार्केट में, तो सबकी डिमांड को कौन पूरा कर रहा है? एक। द होल ऑफ द मार्केट डिमांड विल बी सेटिस्फाइड बाय दिस पर्टिकुलर फर्म, बट if there are two large firm in the industry, they will share the market demand in some proportion. मान लो गोदरेज और टाटा दोनों एयर कंडीशन बेच रहे हैं, गोदरेज का 70% है, टाटा का 30% है, तो अब दो बंदे प्रपोर्शन शेयर कर रहे हैं। A firm has to be very cautious of the reaction of other firm to every decision it makes. मेरे हर डिसीजन का रिएक्शन क्या होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, सही है? बट इफ देर आर से मोर देन 5,000 छोटी छोटी फर्म है इंडस्ट्री में, तो हर फर्म लेस वरीड अबाउट द रिएक्शन ऑफ अदर फर्म टू इट्स डिसीजन, बिकॉज ईच फर्म सेल्स ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द। जैसे हम लोग टीचर हैं, हजारों टीचर हैं, हमें किसी के डिसीजन से कोई खास फर्क, हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं, खुद ही चलाते हैं। Thus we find that the market behavior is greatly affected by the structure of the। एक ही बंदा है तो मार्केट डिसीजन इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक ही बंदा है ना और मैं आ गया एसी बेचने, वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी चलाएगा, खासकर मान लो उसका व्यापार 1 लाख, चलो छोटा कर 10,000 करोड़ का है, और मैं 100 करोड़ लेके गया, मुझे रातों रात उड़ा देगा वो। नहीं समझे? मैं 100 करोड़ लेके एसी बनाने पहुंचा और मार्केट में एक ही किंग है, गोदरेज। उसको पता लगा कोई नया आया है, अच्छा कौन है, कितना पैसा है उसके पास, 100 करोड़। वो ऐसी आंधी चलाएगा अगले दिन मेरे ऊपर कि 100 के 100 करोड़ भी खत्म और व्यापार भी खत्म। और दो फर्म है तो दोनों चलाएंगे मेरे ऊपर, किसी का 10,000 करोड़ का, एक का 5,000 करोड़ का शेयर, और मैं ले गया 10 करोड़ रुपए, तो मैं उनके आगे पिद्दी भी नहीं हूं। नहीं समझे? और मान लो बहुत सारे हैं, 10,000 फर्म है, सबके शेयर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, मैं उन्हीं के बीच में और आगे 1 करोड़ लेके, मुझे कोई कोई फर्क नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ रहा है कुछ समझ? तो ऐसे नहीं घुसना कहीं पर भी, देखना जैसे आपका ये कोर्स हिमालय की चोटी है ना, तो घुसे हो ना, तो यहाँ बहुत सारे मार्केट के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस तुम्हारा पीछा करेंगे। ऑल वेल, तैयार रहना इस चीज के लिए, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत डीप में बात बोली है, घर जाके सोचना। वी कैन कंसीव ऑफ मोर देन 1,000 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बट वी शैल फोकस ऑन ए फ्यू थ्योरेटिकल मार्केट टाइप्स। तो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग मार्केट है,
तो मैंने हाई प्रोपोर्शन रियल वर्ल्ड वाले सारे कवर कर दिए, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और ओलिगोपोली। क्या मैंने इसके बारे में पिछली क्लास की शुरुआत में बताया था? एक बार और रिपीट कर रहा हूं, फिर चार्ट दिखाऊंगा नीचे, आपके आईसीआई ने बहुत बढ़िया चार्ट बना के भेजा। देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां पर मैनी सेलर और मैनी बायर्स होते हैं, बहुत सेलर बहुत बायर। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मंडी में जाओ, अनाज मंडी में तो क्या मिलेगा? सिर्फ अनाज। अच्छा, बेचने वाले भी हजारों हैं और खरीदने वाले भी हजारों हैं। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जहां पर बस अपना प्रोडक्ट बिकता है, कुछ प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करके। जैसे क्यों आया, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्योंकि टूथपेस्ट तो बंदा कर ही रहा है ना ऑलरेडी, और वो डेली करेगा। तो उस कंज्यूमर के दिमाग में ऐसा क्या फिट करेगी वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे? तो मैंने उसको बोल दिया, भाई टूथपेस्ट में नमक है, बस पूछ के क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने। अब वो टेंशन में खुद ही रहेगा, या मेरे में तो नमक नहीं है, तभी मेरे दांत पीले हैं। इसीलिए उस दिन उसने बात नहीं करी मुझसे। बॉलीवुड एक्ट्रेस के इतने क्यों होते हैं अच्छे? वो यही वाले करते होंगे। अभी गए शाम को शॉपिंग करने, तो कोलगेट ले आए टूथपेस्ट में नमक वाला। इतने में रणवीर सिंह आ गया कूलिंग क्रिस्टल के साथ। ठीक है, नहीं आया समझ? तो ये लोग आपका जो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं, ये आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके बेच रहे हैं। ज्यादा ऐसे मत हंसा, तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मेरे ऊपर मर्डर केस लग जाएगा, हंसाने के आरोप में टीचर गिरफ्तार। ठीक है, चलो। तीसरा है मोनोपोली। मोनोपोली में सिंगल सेलर और, अच्छा, मोनोपोलिस्टिक में कुछ 10, 15, 20, 25, 30 तक होते हैं। जैसे साबुन में गिनवाऊं तो साबुन की 25, 22 कंपनियां हैं भारत में, शायद थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, 28, 30, इससे ज्यादा नहीं। और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर हैं, 2 से 10। जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी, जैसे आपकी छतों पर वो टीन नहीं होती, टीन ऐसे वाली जो पानी की तरह ऐसे ऐसे होती, स्टील वाली, वो कुछ ही कंपनीज है। और बेस्ट एग्जांपल पेप्सी और ऑल वेल। तो देखो, इन चारों का इन्होंने डिफरेंस दिया है, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो देखो, परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर बहुत होते हैं, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होते हैं, ओलिगोपोली में स्मॉल 2 से 10, मोनोपोली में सिर्फ एक। तो बड़े से छोटे पे आया है। सब्जी मंडी में देखो कितने सारे होते हैं, वेरी लार्ज। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लार्ज, जैसे 25-30 होते हैं। शैम्पू, साबुन, कोलगेट वगैरह वगैरह, मतलब जो आपके घर के जो ज्यादातर प्रोडक्ट हैं। ओलिगोपोली में स्मॉल नंबर होते हैं, 2 से 10 होते हैं, जहां तक मेरी रिसर्च है। मोनोपोली में सिंगल होता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं, कहीं से कुछ खरीद लो, टमाटर खरीदने जाओगे तो लाल ही मिलेगा, ब्लैक टमाटर नहीं मिलेगा, लाल हरा सा देसी टमाटर बस। मतलब जो वेराइटीज हैं, आम की भी फिक्स वेराइटीज है, वही मिलेगी जी आपको। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, स्लाइट डिफरेंशिएशन होता है। मतलब जैसे टूथपेस्ट है, सब टूथपेस्ट करो कॉमन है ना, दांत साफ होंगे, बस वो किसी में नमक डाल रहे हैं, किसी में कूलिंग क्रिस्टल, किसी में नीम की शक्ति के साथ, किसी में नींबुओं की शक्ति के साथ, वो बर्तन धोने वाले वो मत कर लेना कहीं उंगली से। ऑल वेल। ओलिगोपोली में नन टू सब्सटेंशियल, जैसे पेप्सी और कोक में या तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे फैंटा और मिरिंडा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस। 7 अप और स्प्राइट, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, सब्सटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और मोनोपोली अकेला ही है भाई, ये किंग।
अच्छा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, भाई ये बहुत अच्छा है, ये सुनना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए फर्म परफेक्ट कंपटीशन में इनफाइनाइट होती है। मैं बताता हूं कैसे। सब्जी मंडी जाओ, सब और मंडियों में रेट डेली, मैं अभी पिछले लास्ट वीक गया था दिल्ली में, ओखला मंडी है ना, तो वहीं से आ जाती है हमारे घर में 10-15 दिन की एक साथ ही सब्जियां। और सब्जियां ऐसी चीज है, मतलब हफ्ते भर उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, खराब हो जाएगी, फ्रेश नहीं रहेगी। तो हम कोशिश करते हैं संडे टू संडे चले जाएं, या किसी को भेज दिया, कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ। तो अभी गया था लास्ट वीक, तो तोरई थी 10 रुपए किलो, तोरई। बड़ी बुरी होती है खाने में ना, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तोरई का सूप पियो भाई साहब, मजा आ जाएगा। जिम वाला कहाँ है, पता है इसको? कल मैं गया तो तोरई थी 50 रुपए किलो। कितने रुपए? 4-5 दिन में ही तोरई के रेट, बारिश वारिश ज्यादा हुई है और ये खराब हो गई होगी। और ये सब्जियां बहुत जल्दी खराब होती है, पेरिशेबल नेचर है। तो कल तोरई की रेडी पर कोई नहीं था, मैं भी नहीं था, मैं भी गुजर गया। लेकिन उस दिन 10 रुपए किलो में बहुत सारे लोग खड़े थे। तो जैसी प्राइस बढ़ा उसकी इलास्टिसिटी बहुत तगड़ी, पता भी नहीं चलेगा कितना सेल है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या बहुत। अब आम की दुकानों पे बड़ा 30-30 रुपए किलो, 25-25 रुपए किलो आम मिल रहे हैं, 30 रुपए किलो। बेटा घरों में नहीं, वहां ये महंगा ही देते। मेन मंडी की बात कर रहा हूं मैं, जो आपके यहाँ पे 70 रुपए किलो आपको देंगे, वो मेन मंडी में लोकल कंज्यूमर को 30 रुपए मिलते हैं और दुकान वालों को 20 रुपए किलो मिलते हैं। बहुत कमाई है सब्जी में, मैं कह रहा हूँ लगा लो पार्ट टाइम, ठीक है। बेटे बताओ, इनफाइनाइट समझ में आ गया? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इनफाइनाइट होती है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो पता नहीं है क्या डिमांड हो जाए। कभी आम 200 रुपए किलो होता है तो डिमांड थोड़ी सी होती है, कभी आम 30 रुपए किलो तो लाइन लग जाती है लोगों की। इसीलिए लोग कहते हैं एक तो सीजन की सब्जी फल खाने चाहिए, दो फायदे, एक तो सीजन का फ्रेश मिलेगा और दूसरा सीजन का है तो सही दाम पे मिलेगा। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, लार्ज होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। जैसे मैं कोलगेट की बात करूं, कोलगेट के साथ एक डाबर रेड पेस्ट की बात कर लेते हैं, दोनों ही टूथपेस्ट है। कोलगेट ने अपना प्राइस अगर चेंज किया तो डाबर रेड पेस्ट पे, मान लो कोलगेट ने प्राइस बढ़ा दिया, तो बड़ी मात्रा में लोग डाबर रेड पेस्ट खरीद लेंगे। मान लो 50 रुपए का कोलगेट आता है और 50 का ही क्या आता है, डाबर का। बंदा शॉपिंग करने गया, देखा तो उसने प्राइस 65 कर दिया, मतलब पागल है, सेम ग्राम है, 300 ग्राम मान लो, उसने कहा यही खरीदो। बस कुछ को छोड़कर, कुछ ना उसी के टेस्ट पे रहते, नहीं जी मैं तो कूलिंग क्रिस्टल पे ही रहूंगा। कुछ मेजर प्रोपोर्शन कहते हैं भाई टूथपेस्ट ही तो है, ये लेंगे हम, ऑल वेल, इसीलिए लार्ज है। ओलिगोपोली में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि पहली बात दोनों के प्राइस सेम होते हैं हमेशा, ऑल वेल। और लास्ट है मोनोपोली। अच्छा ये बताओ, ट्रेन ने अपनी टिकट 700 से 200 रुपए कर दी, तो तुम में से कितने बंदे कल ट्रेन में घूम के आओगे, जाओगे? ज्यादा, मतलब बहुत कम इलास्टिसिटी होती। और मान लो 700 से 1000 कर दी, तो बताओ जिसको जाना है वो नहीं जाएगा, वो तब भी जाएगा, नहीं जी हम तो पैदल जाएंगे, ट्रेन तो अच्छा नहीं काम करती, 1800 किलोमीटर चल रही है, समझ गए? तो यहाँ क्या आती है, स्मॉल। ओके, एक बात और, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। तो बेटे परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई से डिग्री ऑफ कंट्रोल पता लगता है। आ गया समझ? कभी टमाटर 300 रुपए किलो हो जाते हैं, कभी लेमन 400 रुपए किलो पहुंच जाता है। तो ये तो मार्केट फोर्सेस है, सप्लाई जितनी उसके हिसाब से। मोनोपोलिस्टिक में डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस थोड़ा बहुत होता है, ओलिगोपोली में भी थोड़ा बहुत होता है। मैं कई साल से देख रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए की है हाफ लीटर,
भाई मोनोपोली क्योंकि सिंगल है तो वो हमेशा कंसिडरेबल रखते हैं। आप रेलवे की टिकट देख लो, बहुत ज्यादा प्राइजेस अप डाउन, समझ गए। बिफोर डिस्कसिंग ईच मार्केट फ्रॉम फॉर्म इन ग्रेटर डिटेल, इन सबको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं तो बहुत डिटेल बताऊंगा इनकी, अभी यूनिट 3 में आएगी। इट इज वर्थ वाइल टू नो द कंसेप्ट ऑफ टी आर, ए आर और एम आर एंड द बिहेवियर प्रिंसिपल विच अप्लाई टू मार्केट कंडीशन। तो सुनना, एक है हमारा टी आर। टी आर मतलब एक फर्म ने बेचने पर जो भी कमाया उसको हम क्या बोलते हैं, टी आर बोलते हैं। कमाया मतलब प्रॉफिट नहीं, बेचने पर उसके पास कितना पैसा आया वो उसका क्या हो जाता है, रेवेन्यू। मतलब बेचा, एक प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू टी आर। मान लो 500 रुपए का बेचा, 200 क्वांटिटी बेची, तो 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू। फिर आता है एआर। एआर का फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू, मतलब पर यूनिट कितना पैसा मेरे को मिला। तो 10,000 यानी कि टी आर डिवाइड बाय क्यू, क्यू कितना है, तो पर यूनिट मुझे कितना मिला, 500। यानी कि अगर आपके पास टी आर और क्यू है तो आप ए आर इजिली निकाल लोगे। और मान लो आपके पास की प्राइस दे रखा है तो निकला ही हुआ है, प्राइस इज इक्वल टू पर यूनिट ए आर होता है। एक होता है एम आर। एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, और एम जहां पर भी आ जाए उसको कहते हैं हम एडिशनल रेवेन्यू। तो जो भी एडिशनल किया उसको आप बोलोगे क्या नाम, एम आर। ऑल वेल। तो अब इन तीनों के कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, तो ध्यान से सुने। सबसे पहला टोटल रेवेन्यू क्या होता है। अगर कोई फर्म सेल करती है 100 यूनिट 10 रुपए का, तो टोटल रेवेन्यू रियलाइज कितना हुआ। अच्छा, रेवेन्यू का मतलब कई लोग समझते हैं प्रॉफिट, नहीं, रेवेन्यू मतलब सेल, प्रॉफिट होता है हमारा इनकम। तो P इंटू क्यू इज इक्वल टू टी आर। तो टी आर इज इक्वल टू पी इंटू। अब देखो, दिस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम इन फिगर ए। व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 30, क्वांटिटी बिकी है 40, तो टी आर क्या हो गया, पी इंटू क्यू मतलब 1200। पैनल बी में टी आर कर्व ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म हैविंग ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। Since the firm can sell any quantity at market demanded price, determined price, the TR curve is linear and starts from the origin. अब जरा इसको समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहला ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट, प्राइस क्या है प्रोडक्ट का 30, क्वांटिटी कितनी बेची 40। तो देखो प्राइस जो है वो 30 है और 30 पे कितनी क्वांटिटी बिकी है, तो मेरा डिमांड कर्व क्या आया, ऑल वेल। मेरे को समझ में आ गया, मेरा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे नॉर्मली होता है, ऑल वेल। अब देखना दूसरी साइड, पैनल बी शोज द टीआर कर्व ऑफ ए कॉम्पिटिटिव फर्म। ये किसका है, कॉम्पिटिटिव फर्म, मतलब मेरे को मार्केट में रहने के लिए अपना पता होना चाहिए और अपने के साथ हैविंग ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक मतलब, परफेक्टली इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट वाला, परफेक्टली इलास्टिक उसको कहते हैं यूनिट इलास्टिक, जो आप बता रहे हो, जहां इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सिंस द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट मार्केट डिटरमाइंड प्राइस, द टीआर कर्व इज लीनियर एंड स्टार्ट फ्रॉम द, देखना जरा, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब जीरो पे जीरो बेच रहे थे, थोड़ा बड़ा और आउटपुट बढ़ा दिया, प्राइस बढ़ा और आउटपुट बढ़ाया, 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 कॉम्पिटिटिव फर्म ने।
तो उसका जितना आउटपुट बिकेगा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? आप अपना बताओ। आपका जितना आउटपुट बिकेगा, जैसे कि यहां पर मेरा आउटपुट सोल्ड है, ठीक है, और ये मेरा टोटल रेवेन्यू है। तो टोटल रेवेन्यू कर्व मेरा कैसे जाता है? तो सिंपल, पहले मैं जीरो बेचता था, तो बताओ जीरो पे कितना बेचूंगा? मान लो मेरा आउटपुट बिका 10, तो रेवेन्यू यहां से क्या होगा? मान लो आउटपुट हुआ 20, तो रेवेन्यू, आउटपुट 30, रेवेन्यू, ऐसे कर करके ये ऐसे ऐसे करेगा, और मेरा कर्व कैसे जाएगा? अपवर्ड। मतलब टीआर कर्व जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला होता है, जितना प्राइस और क्वांटिटी उतना मेरा टीआर कर्व। ऑल वेल, ये फिगर है टीआर की, याद रहेगी, ये आपको याद रखना है बस सबसे ज्यादा। बोलो जी, टीआर कर्व कैसा होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही सोचो, आपकी एक दुकान है, तो आपकी दुकान में आपका रिवेन्यू बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ रहा होगा? आउटपुट बिक रहा होगा, तभी तो बढ़ रहा होगा। तो बस ऊपर सप्लाई याद है, पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई बढ़ेगी तो मेरा सोल्ड ज्यादा हुआ। अब एआर की बात करते हैं। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ, मतलब एआर आप पर यूनिट पे निकालते हो, किस यूनिट पे? पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे। इट इज नथिंग बट प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट का क्या प्राइस है? बिकॉज प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट ऑफ ए, for this reason AR curve is also the firm, symbolically AR is equal to, सही है, TR is the total, Q is the price of the quantity sold, तो AR is equal to price, हमेशा याद रखना AR is equal to, मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया था तुम्हें। 500 प्राइस पे मैं 200 क्वांटिटी बेचता हूं, तो मेरा TR क्या है? 1 लाख या 10,000? 1 लाख। तो अब मेरे को बोला AR निकालो, तो TR इस कौन में Q, तो TR मेरा क्या है? तो क्या आ गया? तो ये 500 किसके बराबर है? प्राइस। तो ऑलवेज AR बराबर होगा प्राइस के, हमेशा याद रखना। ये एग्जांपल सेम है जो मैंने दिया है। अब है MR। MR मतलब एडिशनल। जब भी एडिशनल आ जाए तो फिर चेंज आ जाता है, चेंज इन TR डिवाइड बाय चेंज इन। मान लो TR मेरा पहले 1 लाख था, अब 1,20,000 हो गया, तो चेंज इन TR क्या हो गया? 20। क्वांटिटी पहले मैं 500 बेचता था, अब 700 बेचता हूं, डिवाइड बाय 200। तो ये क्या आ गया? MR मेरा क्या आ गया? 100 या 1000? 100। ऑल वेल। तो MR का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TR। ये सिंपल, अभी वाले में से पिछला माइनस कर दो, ये मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ाया हुआ। जो अभी आया उससे पिछला माइनस कर दो, जो अभी आया उससे पिछला। ठीक है, डन है। चलो, एक काम करो, कोई कॉपी पड़ी है आपके पास? कॉपी है कोई? कॉपी खाली पेज, ठीक है, निकालो कोई भी रफ कॉपी, कुछ भी। जब भर के आ जाओ।
चलो लिखो यूनिट, ऐसे लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो यूनिट्स, लिखो टी आर, ए आर, एम आर, लिख दिया। तो यूनिट 1 10, 2 18 लिखो जरा, पहले इतना लिखो फिर मैं अगला शो कर दूंगा। हाँ ए आर एम आर निकालना है, अभी और भी है यहाँ तक। ओके, एसी चला दो। चलो यहां से यहां तक नोट करो पूरा, और निकालो ए आर और एम आर। 1 2 दिखा रहा हूँ एक बार और, 1 2 10 18 है। चलो जल्दी से निकालो, बुक में मत देखना, बुक खोल के बैठे हो। ला बेटे दियो, बोतल दियो। एक्चुअली बोतल तो मैं भी लाया था आज, लेकिन खाली ले आया गलती से। चलो बेटे जरा आंसर बताओ, आ गया। सबसे पहले टी आर निकल गया, तो ए आर क्या होता है? टी आर अपॉन में क्यू, 10/1 10, 18/2 9, 24 3 8 7, ठीक है। और एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर, पहले का तो 10 आ गया, दूसरे में 8 डिवाइड 1 8, तीसरे में 6 डिवाइड 1 6, 4/1 4, 2/1 2, 0 -2, ठीक है। अब आप लोग कर्व बनाओ, कर्व बनाओ जल्दी से। टी आर, ए आर, एम आर, और इधर लिखो यूनिट्स। एम आर 10 बेटे, 0 से टी आर कहाँ पहुंचा, तो डिफरेंस क्या है? हाँ क्यों नहीं लोगे, अब कहीं से तो आए होगे आप, कहाँ से 10 पे कहाँ से पहुंचे होगे? तो 0 मैंने लिया नहीं यहाँ पर, 10 डिवाइड 1 10। चलो कर्व बनाओ, वही नहीं दिखा बेटे।
दूर से ही दिखा दे। वेरी नाइस। टीआर जब हाई होता है एमआर जीरो होता है। देखो जी, अब इस कर्व में एक चीज दिखाऊंगा, टीआर मेरा हाई है तो एमआर क्या है, और वहीं एआर गिर रहा है। देखो एआर तो शुरू से ही गिर रहा है। टीआर मेरा हाई है तो एमआर मेरा क्या है, जीरो। फिर टीआर गिर रहा है और एमआर नेगेटिव हो रहा है, याद है? अच्छा, ये मैंने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कराया, लेकिन हम यहां पर है तो बिना पढ़े नहीं जाएंगे अभी। वेरी नाइस। चलो कर्व बनाओ जल्दी जल्दी। ये आपके इंस्टीट्यूट ने कर्व दिया है। देखो बच्चे, सब लोग ध्यान से देखो, टीआर जब हाईएस्ट है तो एमआर क्या है, टीआर जब नीचे गिर रहा है टोटल रेवेन्यू, एमआर मेरा नेगेटिव आ रहा है, और एआर जो है वो शुरू से गिर रहा है। ऑल वेल? बेटे बताओ यहां तक ओके? आप लोगों के एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, आपको बस रिलेशन बताने। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाता इसमें, लेकिन थोड़ी सी मेहनत जरूरी है रिलेशन समझने के लिए। बढ़ जाऊं आगे? अब मेरे दोस्त एक बात आपसे पूछूंगा मैं, ये मेरा टोटल रेवेन्यू ए आर एम आर कर्व आ गया, ठीक है, विच हैज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इट मे बी नोटेड दैट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बताओ इम्परफेक्ट के नाम। ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और the AR curve of an individual firm slope downward as in these market form when a firm increase the price of its product, its quantity demand and vice a। किसी भी इम्परफेक्ट कंपटीशन में देख लेना, अगर शैम्पू वाला अपना प्राइस बढ़ाएगा तो आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे, सही है? किसी भी इम्परफेक्ट में थोड़ा करो ज्यादा करो, करोगे जरूर। मैं आपको बताऊं, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। बताओ आपके घर में खाना पीना आएगा या नहीं आएगा महंगा होने पे? तो कह रहा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन हाउएवर सिंस द फर्म आर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। इसीलिए तो टमाटर 300 रुपए किलो और 10 रुपए किलो भी बिकता है। कल मैं गया था, 20 रुपए केजी था। अच्छा, नींबू, अभी जो बीच में ईद आई थी ना, बकरीद से पहले, वो क्या होता है, एक महीने का रोजा, उसमें 400 रुपए किलो थे नींबू। कल मैं 40 रुपए किलो लेकर आया। नहीं समझे? द एआर कर्व और डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है यहां पर। बताओ क्यों? तो सुनना आप बहुत अच्छे से। मैं एक शॉप वाला हूं जो परफेक्टली इलास्टिक कंपटीशन मार्केट में बैठा हुआ हूं। मान लो मैं बेचता हूं आलू, मेरा सिद्धांत है, सिंपल रूल, पीछे से 8 का आएगा 10 का बेचूंगा, 13 का आएगा 15 का बेचूंगा, 18 का आएगा 20 का बेचूंगा। मैं सिंपल 2 रुपए का क्या रखता हूं, और कुछ नहीं। नहीं समझे? मुझे पता है मेरे से खरीदने तो तब भी लोग आएंगे, मेरा प्रॉफिट फिक्स रहता है, और मुझे पता है रेट इसके कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। तो आप यहां देख लेना, मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है ना वो हमेशा सेम होगा, चाहे मेरे कितने भी आउटपुट बढ़ जाए। होगा या नहीं होगा? एवरेज रेवेन्यू तो 2 रुपए ही है ना मेरा, चाहे मेरा आउटपुट कितना भी। परफेक्ट कंपटीशन में ये हो। ऑल वेल? जैसे मान लो कि मैं
डॉलर एक्सचेंज करता हूं, वो भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है भारत में। डॉलर एक्सचेंज समझते हो? अब डॉलर एक्सचेंज के हजारों ऑफिसेज है इंडिया में, लेकिन बताओ वो $1 मतलब कितने रुपए में के बदले देगा? उतना ही रुपए जो मार्केट में चल रहा है। मार्केट की डिमांड और सप्लाई से ही फिक्स होता है ना ये। गोल्ड आप किसी भी दुकान से ले लो, रेट क्या मिलेगा? नहीं समझे? तो कितना भी बेचेगा सेलर, उसका एवरेज रेवेन्यू हमेशा क्या होता है? आया समझ? वो तो अपना एक फिक्स मार्जिन लेके बेचता खरीदता है, खत्म। उसको पता है अगर कितना भी आउटपुट तुम ले आओ, मेरा फिक्स है मार्जिन। अब देखना, अंडर प्राइस परफेक्ट कंपटीशन, हाउएवर सिंस द फर्म हैज प्राइस टेकर द AR और प्राइस कर्व और डिमांड कर्व इज परफेक्टली, तो परफेक्टली इलास्टिक AR कर्व मींस दैट इंडिविजुअल फर्म हैज कांस्टेंट एवरेज रेवेन्यू। चाहे प्राइस कांस्टेंट रहे, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू, और प्राइस जब कांस्टेंट है तो MR भी तो हमेशा AR के क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा क्या होगा? AR के। तो 10 AR कर्व एंड MR कर्व विल कोइंसाइड, मतलब एक साथ होंगे, हॉरिजेंटल होंगे ऐसे। तो देखो ये रेवेन्यू है, तो AR इज इक्वल टू मेरा हमेशा क्या होगा? अब आपसे, ये तो मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया, आपको बस इतना याद रखना है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में AR हमेशा MR के बराबर होता है और हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, खत्म। ये दो चीज याद रखना, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बट लॉजिक मैंने आपको दे दिया क्यों AR कर्व जो है वो बराबर रहता है। आगे समझ? अब इनकी रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन AR, MR, TR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आप सभी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? सभी जानते हैं ना, प्राइस के बढ़ने पर, कम होने पर डिमांड क्या हरकत करता है? या तो डिमांड जीरो करेगा, या बहुत कुछ कर देगा, या एक से ज्यादा, एक से कम, या एक। दिस इज कॉल्ड प्राइस। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाना चाहता हूं, ये टॉपिक अच्छे से सुनेंगे। It is to be noted that MR, AR and price elasticity demand are uniquely related to one another through the formula। है या नहीं? मैं बता देता हूं, TR is equal to P into AR is equal to, निकाल दो ना P, और TR अपॉन में, और MR is equal to, सब निकलते एक ही जगह से तो है। ऑल वेल, देखो इन्होंने यहां पर कर दिया। अब इन्होंने प्राइस इलास्टिसिटी के साथ में रिलेशन दिखाया, तो सुनना। MR का फॉर्मूला होता है AR इज इक्वल टू इलास्टिसिटी माइनस 1 डिवाइड बाय इलास्टिसिटी। तो 10 अगर इलास्टिसिटी 1 है तो AR MR के क्या होगा? बराबर होगा, मतलब MR इज इक्वल टू AR। और अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो MR क्या होगा? मैं आपको प्रूफ करता हूं, MR इज इक्वल टू AR मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 अपॉन में 2। तो बताओ MR पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो MR क्या होगा, और 1 से कम है तो MR क्या होगा? तो इलास्टिसिटी, अब ये क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने 3 तरीके से। अगर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो AR और MR दोनों क्या होंगे? इलास्टिसिटी मोर देन 1 है तो MR जो है वो पॉजिटिव होगा, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो देखेंगे सबके सब। इन ए स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फॉलिंग डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व जा रहा है, देखना। वी नो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एट द मिडिल पॉइंट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है? 1 के बराबर है।
it follow that MR corresponding to middle point of the demand curve or AR will be 0. On the upper portion of the demand curve where the elasticity is more than 1, MR will be positive, and lower portion where elasticity less than 1, MR will be negative. जरा पढ़ना, कर्व पढ़ो, देखो नीचे वाले में और ऊपर वाले में दोनों में कर्व पढ़ो. यहां से MR मेरा क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है. जा रहा है नहीं जा रहा? और MR मेरा नेगेटिव कब जा रहा है, नेगेटिव कब जा रहा है, ध्यान से देखो, जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो रही है. नहीं समझे? देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ. इलास्टिसिटी यहाँ क्या है, लेस देन 1. तो देखो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो MR क्या हो गया, यहाँ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, MR क्या है, और जब ये इक्वल टू 1 है, ऑल वेल, ऑल वेल, समझ में आ गया जी? तो इन्होंने इस कर्व को यहाँ पे समझाया हुआ है, मैंने समझा दिया, अब आप देख लेना. अब यहां से अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को इतना भी पैसा नहीं आ रहा कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए तो मुझे काम करना चाहिए आगे, फॉर्म बंद कर देनी चाहिए या नहीं? मेरे पास इतना भी पैसा नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बिजली का बिल भी भर सकूं, तो ऐसा पढ़ाने का क्या फायदा? चल रेंट नहीं भर पा रहा हूं तो कोई नहीं, मुझे उम्मीद है कि बच्चे बढ़ेंगे, मेरा बिजली का बिल नहीं निकल पा रहा, मैं पेन नहीं खरीद पा रहा हूं, तो फर्म को उस समय क्या हो जाना चाहिए, शट डाउन हो जाना चाहिए. देखेंगे behavioral principle, a firm should not produce at all if its TVC cost are, और टीवीसी मैट नहीं करेगा तो एवीसी भी मैट नहीं करेगा. तो आप ऐसे ही बोल सकते हो एवीसी मैट नहीं करता तो भी फर्म बंद हो जाने चाहिए. देखते हैं. इट इज ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस that a firm should produce only if it will do better by producing than by not producing. मतलब मेरे को इतना मिल जाए कि कुछ काम नहीं कर रहा होता तो उससे ज्यादा हो. जैसे मैं आज बेरोजगार हूं, अगर मैं कल 100 रुपए भी कमा रहा हूं तो सही है या नहीं? और मान लो मैं बेरोजगार होने के बाद आज काम पे गया और घर से 300 और लगाया मम्मी से मांग के, डेली जा रहा हूँ 300 लेके लगा के आ रहा हूँ. मेरी माँ बोले बेटे घर पे ही बैठ जा, 300 का दूध मक्खन ब्रेड खिला दूंगी तुझे, तुझे ही भैंस बना दूंगी. नहीं समझे? द फर्म ऑलवेज हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल. अगर मेरे पास नहीं आ रहा ना वेरिएबल कॉस्ट का पैसा तो मैं क्या करूंगा, प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, वेट कर लूं. इफ अ फर्म्स TR आर नॉट इनफ टू मेक गुड इवन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज बेटर फॉर द फर्म टू, इस पे क्वेश्चन आता है. इन अदर वर्ड्स ए कॉम्पिटिटिव फर्म शुड शट डाउन इफ द प्राइस इज बिलो, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम प्राइस है तो भूल जाओ, बंद कर दो बिजनेस, कोई फायदा नहीं है. In that case it will minimize loss because then its total cost will be equal to its fixed cost and it will have an operating loss equal to its. अगर देखो बंद बंद कर दोगे तो आपका लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर आप बिजनेस करना बंद, क्योंकि बिजनेस करना बंद करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट शून्य हो जाएगी, फिर आप शटडाउन मोड पे जाओगे तो सिर्फ आपके पास एक ही कॉस्ट रहेगी, कौन सी, फिक्स कॉस्ट, और वो भी बंद कर दोगे तो वो भी गया. समझ गए? The sunk fixed cost is irrelevant to the shutdown decision because fixed costs are already, जो कर चुके हो खर्चा उसकी बात नहीं हो रही, आने वाले खर्चे की बात हो रही. जो कर चुके हो तो कर चुके हो. This means that the minimum average variable cost is equal to shutdown price, the price at which the firm ceases production. Ceases मतलब बंद कर देना. In the short run, shutting down is temporary and does not necessarily mean going out of. शटडाउन का मतलब ये नहीं कि वाइंडिंग अप, शटडाउन मतलब अभी के लिए क्या करना है. जैसे कोविड हुआ था,
कोविड में सब लोग बस इंतजार कर रहे थे अपना जिंदा रहने का, कमाने का कोई नहीं, कमा लेंगे, दुनिया बहुत पैसा देगी। फिलहाल क्या है, शटडाउन। देखो खुद सोचो, कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हमें नहीं पता था हम भी जिएंगे या, बच्चों की बात नहीं कर रहा, वो तो मौज ले रहे थे घर पे। जो असल में मार्केट की सिचुएशन को जान रहा था, खासकर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनको पता था वो लोग क्या, कितनी भयंकर वो सिचुएशन में। ऑल वेल। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्राइस यानी एआर ज्यादा है मिनिमम एवीसी से, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, रेवेन्यू थोड़ा सा क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, बट अभी मैं फिक्स कॉस्ट को पूरा, फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट कवर कर रही है लेकिन फिक्स कॉस्ट कवर, अगर प्राइस इक्वल टू है एटीसी के, तो फर्म दोनों फिक्स और वेरिएबल दोनों को कवर कर रही है और नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, या आप बोल दो जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अभी नहीं आ रहा मेरे पास। और अगर प्राइस ग्रेटर देन एटीसी के है तो फर्म फिर पूरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। तो सुनना सब, यहां पर एक एक करके, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सुनना। अगर ए आर ग्रेटर देन मिनिमम एवीसी है बट लेस देन, मतलब आपका जो ए आर है वो एवीसी से ज्यादा है बट एटीसी से कम है, ठीक है, तो फर्म अपने सिर्फ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही है, फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर रही। तो इस सिचुएशन में फर्म ओनली कवर इट्स, क्योंकि कॉस्ट तो दो होती है, वेरिएबल और एटीसी में कौन सी कवर आती है, वेरिएबल प्लस फिक्स, आप बस ये कवर कर रहे हो ये अभी, तो कम से कम शटडाउन पॉइंट तो नहीं है। तो मैं मेहनत करूंगा, शायद अपनी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट भी, पहला ओके। दूसरा सुनना, इफ प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस यानी ए आर, तो ए आर इज इक्वल टू प्राइस होता है ना, इफ प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एटीसी द फर्म कवर बोथ हैंड, यानी कि जो मेरा ए आर है वो इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट कॉस्ट, तो टोटल में तो फिक्स और वेरिएबल दोनों आ गए, समझ गए। तो अब ये प्रॉफिट, ये एक सिचुएशन है जहां पर हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं या जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोल दो। इकोनॉमिक मतलब अरे यार अभी तो ये बराबर ही है ना, अगर यही सामान कहीं और लगाता तो 2 लाख और कमा लेता, मतलब अभी मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट कवर। अब तीसरी सिचुएशन देखो, अगर प्राइस ग्रेटर देन मिनिमम एटीसी से, मतलब ए आर ज्यादा है एटीसी से, तो ये मेरा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी अब मैं पैसा कमा रहा हूं बढ़िया। तो इस सिचुएशन को मैं बोलूंगा इकोनॉमिक प्रॉफिट, पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट और ऑल वेल। बताओ पहला सिचुएशन कैसा लगा, आ गया सबको। अब सिचुएशन टू, प्रिंसिपल टू, द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिंग आउटपुट टू द लेवल वेयर एमआर इज इक्वल टू, ठीक है, खुद ही सोचो, जो फर्म है ना, फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट वहीं करती है जहां एमआर हमेशा इक्वल होता है किसके, मार्जिनल कॉस्ट, हमेशा, सही है, ना उससे ज्यादा में ना कम में। कम कर रहे हैं तो अभी अंडर यूटिलाइजेशन है, ज्यादा कर रहे हैं तो ओवर हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल जब होगा तब मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमा, ये लाइन आपको रट मारनी है अच्छे से। इन अदर वर्ड्स, अब इसको लॉजिक वे में, इट विल पे द फर्म टू गो ऑन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट सो लॉन्ग, जब तक करो एडिशनल आउटपुट, जब तक करते रहो जब तक आपका एमआर एक्सीड हो जाए किससे, marginal cost, that is additional unit add more to revenue than to cost at the point of equality, और जिस टाइम बराबर हो जाए
MR और MC आप क्या कमा रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट। अब वो समय आ गया है, अब आप मस्त मौज लो। तो आप एक काम करो, यहां से समझो, ठीक है। तो समझते हैं कॉस्ट, रेवेन्यू और आउटपुट। देखो ये मेरा क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, और ये क्या है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। बताओ ये दोनों मीट कहां कर रहे हैं, दिस इज द सिचुएशन जहां पर मेरे को क्या हो रहा है, देखो यहां से प्रॉफिट गया, यहां कम हो रहा है, ये है सिचुएशन। यहाँ प्रॉफिट MR ग्रेटर देन MC से प्रॉफिट इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट, और ये है मेरा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रॉफिट जहां मेरा MR इज इक्वल टू है M, क्या सिंपल एग्जांपल है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहां मेरा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल मतलब एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कॉस्ट से इक्वल होता है, वो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट सिचुएशन है। कॉस्टिंग आपने पढ़ी, यहां पर आप रेवेन्यू पढ़ रहे हो आज, दोनों को एक जगह पे मैंने मर्ज कर दिया, जब वो दोनों इक्वल होते हैं तब मेरा कौन सा प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है। डन है। एक काम करते हैं, अच्छा आपको याद क्या क्या करने हैं, अब मैं एक बार पॉइंट आउट करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, एक ये वाला पॉइंट, टू कंक्लूड द फर्म विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द पॉइंट एट विच MR इज इक्वल टू MC, पहला ओके। दूसरा ये वाली हेडिंग, बाकी ये सब भूल जाओ अंदर का, यहां से यहां तक, और ये हेडिंग, फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल अगर TVC आर नॉट, या इसके ऊपर आप लिख लो, अपने पेन से भी लिख सकते हो कि फर्म को शटडाउन सिचुएशन पे आ जाना चाहिए अगर वो अपना वेरिएबल कॉस्ट भी अचीव नहीं कर पा रहे। फिर हमारा क्या है, MR इज इक्वल टू AR होगा जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक होगी, और MR पॉजिटिव होगा जब इलास्टिसिटी ग्रेटर होगी, MR नेगेटिव होगा जब इलास्टिसिटी नेगेटिव होगी। AR इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, और कर्व हमेशा मेरा कहा जाता है, क्यों, क्योंकि फर्म प्राइस टेकर होती है, नॉट प्राइस मेकर। TR जब मैक्सिमम होगा MR मेरा क्या होता है, शून्य, TR जब गिरेगा MR नेगेटिव। और इससे पहले TR AR MR से पहले चारों मार्केट के नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज, ओलिगोपोली में स्मॉल, और मोनोपोली में 1। आप सभी को मैंने क्वेश्चंस भेजे थे, कुछ करें किसी ने, डिमांड हो रहे 7 पॉइंट, ऐसे कैसे बताऊं, 7 क्वेश्चन नंबर 7, अरे भाई ऐसे पूछना हो तो ऐसे किताब लाया करो ना, 2000 क्वेश्चन है भाई, 2-3 हजार क्वेश्चन है, कौन सा 7। मेरे को एक काम करियो, जो भी क्वेश्चन होता है ना उसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दिया कर, और बहुत ज्यादा मत भेजना, जब लगे ना अत्रम पार नहीं आ रहा फिर भेजना। कभी एक बार एक बच्चे ने 3 बजे रात को फोन किया, सर कॉन्ट्रैक्ट मींस, इमेजिन करो क्या हुआ होगा मेरे साथ उस टाइम। चलो आगे बढ़े भाई, अब यूनिट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं इसी का, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। पिछला यूनिट डन है, तो मैं रिकॉर्डिंग दोबारा